हाय, हाउ आर यू? कैसे हो? दिस इज गुलाब। आज न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 7 चल रहा है। इसमें हम स्टडी करेंगे न्यूटन्स की थर्ड लॉ। इससे पहले हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ पढ़ा। तो बताओ फर्स्ट लॉ में क्या था? फर्स्ट लॉ में ये था, अगर किसी ऑब्जेक्ट में कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे रहेगा, दोबारा, या तो रेस्ट पे रहेगा, नहीं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में चलते रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में चलते रहेगा। दोनों बात बराबर है। क्लियर हो गया? ओके। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोला था? सेकंड लॉ फोर्स के बारे में बता रहा था कि उसी ऑब्जेक्ट में, जिस ऑब्जेक्ट क्या है, या तो रेस्ट में है या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, उसमें अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स उसमें लगाऊं तो उसमें एक्सीलरेशन आ जाता है। और वो एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या था? F इक्वल, यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्चुअल में उसका वैल्यू क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आज हम देखेंगे थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बता रहा है? एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन का मतलब है फोर्स के बारे में बताया है कि अगर एक फोर्स हो रहा है, उसी फोर्स, जिस टाइम वो फोर्स क्रिएट हो रहा है या जिस टाइम वो फोर्स हमें अप्लाई कर रहा है, सेम उसी समय में ऑपोजिट में एक फोर्स अप्लाई होगा और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब है, अगर मैं इसमें प्रेशर दे रहा हूँ तो ये प्रेशर दे दिया, मेरा हाथ ने इसके ऊपर फोर्स लगा, इस हाथ ने भी इसके ऊपर फोर्स लगा, राइट हैंड में फोर्स लगा। क्लियर हो गया? मैं अगर इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, उसी टाइम बोर्ड ने भी मेरा हाथ के ऊपर फोर्स लगा रहा है और उस दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। मैं अगर अंदर की तरफ दे रहा हूँ तो ये मेरे को बाहर की तरफ दे रहा है। क्लियर हो गया? ओके। तो अभी हम देखते हैं, अगर मेरे पास एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर बुक रखा हुआ है, ठीक है? तो इस बुक के ऊपर क्या क्या फोर्स है? इस बुक का मास है, इसलिए mg फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। करेक्ट। टेबल ने बुक के ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाया। किसने? टेबल ने बुक के ऊपर नॉर्मल फोर्स वन बुक ड्यू टू टेबल लगा दिया। तो हमने देखे कि ये बुक्स ना नीचे की तरफ जा रहा है ना ऊपर की तरफ जा रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो ऐसा केस में हम लिखते हैं कि N इक्वल मास इनटू जी। तो क्या ये एक्शन रिएक्शन पेयर है? हम बोल सकते हैं कि ये इस तरफ एक्शन हो गया, इस तरफ रिएक्शन हो गया। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर निकालने का कुछ रूल है, कुछ नियम है। कैसे? सबसे पहला, सेम इन नेचर होना चाहिए। जो फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर निकलेगा वो एक्शन रिएक्शन हमेशा एग्जिस्ट करता है पेयर में, एग्जिस्ट इन पेयर एंड सेम इन नेचर। तो यहां से क्या पता लगा? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, सेम नेचर है? नहीं है। ठीक है। तो सेम नेचर का फोर्स कहां से आएगा? जो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर अर्थ ने लगाया हुआ है, सेम अर्थ ने भी, ये अर्थ अगर है तो अर्थ को ऊपर भी किसने फोर्स लगाया? ये फोर्स किसने लगाया? अर्थ ने। किसकी तरफ? अर्थ ने लगाया, बुक के ऊपर अपना तरफ खींच रहा है। बुक ने भी अर्थ को, दोबारा बोल रहा हूं, बुक ने भी अर्थ को अपना तरफ खींचेगा, लेकिन बुक का जो मास है अर्थ के कंपेयर में बहुत कम है, इसलिए फोर्स बहुत नेग्लिजिबल है। क्लियर हो गया? इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमें नीचे की तरफ खींच रहा है, अर्थ हमारी तरफ नहीं आ रहा है, लेकिन फोर्स है। तो अर्थ ने अगर इसके ऊपर, बुक के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो फोर्स होगा इसकी रिएक्शन फोर्स और ऑपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर हो गया? ओके। दूसरा नंबर,
जो एक्शन रिएक्शन पेयर होगा वो डिफरेंट बॉडीज में लगेंगे, सेम बॉडीज में नहीं है। इसका क्या मतलब है, ये जो नॉर्मल रिएक्शन लगाया, किसने लगाया था, टेबल ने। किसके ऊपर, बुक के ऊपर। नॉर्मल रिएक्शन ऑन बुक बाय द टेबल। बुक ने भी, इसने टेबल के ऊपर भी सेम नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, टेबल बाय द बुक। तो हमारे पास रिएक्शन, एक्शन फोर्स कौन सा हो गया है, नॉर्मल रिएक्शन ऑन बुक बाय द टेबल, और रिएक्शन फोर्स कौन सा हो जाएगा, ये। तो किसने किसके ऊपर, बुक के ऊपर एक फोर्स है और एक टेबल के ऊपर फोर्स है, डिफरेंट बॉडी से, दोनों अलग अलग बॉडी से, और दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो इस दोनों का हम क्या कर सकते हैं, यहां से फोर्स हम अगर जनरल बताते हैं तो फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए ड्यू टू बी इक्वल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी ड्यू टू ए, और मैग्नेटिकली क्या है, माइनस है। तो दोनों का डिफरेंट बॉडीज है, इसलिए दोनों को हम ऐड करके नालीफाई नहीं कर सकते, नेट फोर्स इक्वल 0 नहीं बोल सकते। अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता, सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता, इस तरफ से एफ ए बी फोर्स और इस तरफ से मान लेते F1 और F2 बोलते, F1 और 2, अगर दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन सेम में, तब हम क्या बोल सकते हैं कि F1 प्लस F2 नेट फोर्स इक्वल 0। अगर बॉडी अलग है, ये बॉडी ए है और दूसरा बॉडी हमारे पास, चलो इसमें शायद अटैच है, बी है, ये डिफरेंट बॉडीज है। तो ए ने बी के ऊपर लगाया और बी ने ए के ऊपर लगाया, अलग अलग बॉडी से, उस केस में हम इस दोनों को ऐड करके नहीं कर सकते। तब कर सकते हैं अगर इसको पूरा मैं सिंगल सिस्टम मान लूँ, तब जाके दोनों को ऐड करके, यानी कि उस केस में अगर मैं सिंगल सिस्टम होल सिस्टम बनता हूँ ए और बी को, यानी कि ए प्लस बी एक साथ हो जाएगा सिस्टम, इस सिस्टम के लिए इस दोनों को ऐड करके हम 0 कर सकते हैं। उस केस में ये जो दोनों फोर्स इंटरनल फोर्स होगा। क्लियर हो गया, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टडी करेंगे तो ये आएगा। अगर मैं सिंगल फोर्स की बात करता हूं तो अलग अलग डिफरेंट बॉडीज में है, इसलिए इस दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो एक्शन रिएक्शन एग्जिस्ट इन पेयर एंड सेम नेचर है। दूसरा, दोनों मैग्नीट्यूड कैसा है, इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, एंड एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग बॉडीज में लगता है। तो जब भी हमें एक्शन रिएक्शन पेयर निकालना होता है तो हमारा माइंड में क्या होना चाहिए, पेयर में रहेगा, सेम नेचर में रहेगा, डिफरेंट बॉडीज में अप्लाई होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। इन चीज़ों को हमें माइंड में रखते हुए तब हमें निकालना है, नहीं तो हम ये बोल देते हैं कि एक्शन है रिएक्शन है। और एक्शन रिएक्शन ऐसा नहीं, एक्शन अभी हुआ आधा घंटा बाद रिएक्शन तुरंत उसी टाइम, इंस्टेंट। एक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट सेम इंस्टेंट, उसी समय होता है, जैसे एक्शन हो गया उसी टाइम रिएक्शन है। तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन एक्शन है कौन रिएक्शन, हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये वाला एक्शन तो ये रिएक्शन है। ठीक है, ओके। तो हमने न्यूटन्स का थर्ड लॉ, इन शॉर्ट हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑन ए बी, ए ड्यू टू बी इज इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। जब भी न्यूटन्स का थर्ड लॉ हम अप्लाई करेंगे, जो हमने 2 पॉइंट बताया हुआ, 2 पॉइंट को हमेशा माइंड में रखना है। क्या क्या है, डिफरेंट बॉडीज में लगता है, सेम नेचर है, ऑपोजिट में लगता है, सेम इंस्टेंट में लगता है, इक्वल मैग्नीट्यूड होता है। क्लियर हो गया, ओके। इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। उसका कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। क्या एग्जाम्पल है, जब हम राइफल से फायर करते हैं, यानी कि गन से फायर करते हैं, गन से, तो बुलेट निकलता है। जैसे बुलेट निकलता है तो बुलेट जैसे आगे की तरफ निकलता है तो हमें पीछे की तरफ एक झटका मिलता है, दैट इज रिकॉयल
फोर्स, यहाँ से फोर्स से आउट हो जाता है, तो इसकी वजह से इस तरफ भी फोर्स मिलता है और दोनों फोर्स इक्वल है। कौन बोला? न्यूटन की थर्ड लॉ के हिसाब से। रॉकेट प्रोपल्शन, जब हमें रॉकेट जाता है तो रॉकेट में कैसे होता है, यहाँ पर फ्यूल रहता है, तो फ्यूल जैसे बर्निंग होता है तो फ्यूल नीचे की तरफ प्रेशर देता है। फ्यूल जितना नीचे की तरफ प्रेशर देता है तो इस तरफ से फ्यूल के ऊपर, रॉकेट के ऊपर भी उतना प्रेशर मिलता है, यानी कि थ्रस्ट फोर्स मिलता है। ठीक है, ये बर्निंग के वजह से जो फोर्स बर्निंग होता है, तो बर्निंग के वजह से इक्वल नॉन अपोजिट रिएक्शन देता है थ्रस्ट फोर्स, जिसके वजह से रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। अगर हम बोट की बात करते हैं, बोट, तो बोट में इससे जितना हमने प्रेशर नीचे की तरफ देता है, पीछे की तरफ पानी भी उतना प्रेशर देता है। पानी की प्रेशर के वजह से हमें नाव आगे की तरफ चलता है। सेम स्विमिंग के केस में है। तो इस प्रकार बहुत सारा एग्जाम्पल है जो न्यूटन की थर्ड लॉ बेस्ड पे है, यानी कि इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन करता है। क्लियर हो गया? अभी कुछ हमने न्यूमेरिकल करेंगे न्यूटन की थर्ड लॉ की बेस्ड, उसके बाद हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टडी करेंगे जो न्यूटन की सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ को मिला के बना हुआ है। ओके, एक एग्जांपल इस प्रकार भी आता है, कभी कभी क्वेश्चन में ये आता है कि अगर एक बॉल कुछ एंगल में इसमें प्रेशर दे दिए, तो ये बॉल के ऊपर जो फोर्स लगा ड्यू टू वॉल, उसे हमें इम्पल्स है, ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियोस में निकाला, चेंज ऑफ मोमेंटम से हमें इम्पल्स निकालता है। ये किसके वजह से? बॉल के ऊपर किसने फोर्स लगाया? इम्पल्स फोर्स किसने लगाया? वॉल ने। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है बॉल ने वॉल के ऊपर कितना लगाया? वॉल ने बॉल के ऊपर लगाया, वॉल ने बॉल के ऊपर हम मान लेते इस तरफ है, तो हमने ये अगर निकल गया तो न्यूटन की थर्ड लॉ के हिसाब से बॉल ने वॉल के ऊपर इसकी ऑपोजिट में और इक्वल मैग्नीट्यूड में लगाएगा, बस इतना ही है। हमें दोनों में से कोई सा भी मिल जाए, दूसरे हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग को जब न्यूमेरिकल करेंगे पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, तो माइंड में ये रखना है, ये वाला। क्लियर हो गया? ओके, तो अभी हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? फाइंड द वेट, यानी कि वेट निकालना है। एक केस में किसका वेट निकालना है? कि इंसान की। और इंसान कहाँ पर है? एक वेट मशीन है, तो यहाँ पर है, भाई साहब खड़ा है, अरे लिफ्ट के अंदर है, ये लिफ्ट है, लिफ्ट के इसमें वेइंग मशीन है, इस वेइंग मशीन से हमें उसकी वेट को मेजर करना है इस आदमी को। कंडीशन दिया है, पहला कंडीशन स्टेशनरी है, लिफ्ट स्टेशनरी है, कोई चल नहीं रहा है। सेकेंड में लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि सेकेंड केस में ऊपर की तरफ जा रहा है, एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड केस में नीचे आ रहा है सेम एक्सीलरेशन से। फोर्थ केस में गलती से इसका जो रस्सी है वो टूट जाता है, यानी कि फ्री फॉल होता है। रस्सी टूट जाने के बाद उसके ऊपर कोई अलग फोर्स है नहीं, किसकी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएगा फ्री फॉल में। ठीक है, ये तीनों चारों कंडीशन में हमको इसका रीडिंग बताना है। तो न्यूटन के थर्ड लॉ से क्या ताल्लुकात है? क्योंकि जब वेइंग मशीन मेजर करता है, इसका वेट को मेजर नहीं करता है, वेइंग मशीन के ऊपर नॉर्मल फोर्स जो होता है वो उसको मेजर करते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, सबसे की पॉइंट है इस बात, इस न्यूमेरिकल्स का, कि जो हमें वेइंग मशीन में मेजर होता है वो कोई mg नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। उस मशीन के ऊपर हमारे द्वारा जो नॉर्मल रिएक्शन होता है उसको मेजर करता है। यानी कि इसके अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा अभी के केस में, स्टेशनरी केस में, नीचे की तरफ mg है और ऊपर की तरफ n है। ठीक है, आदमी ने इसके ऊपर, दोबारा बोलो, आदमी ने इसके ऊपर क्या फोर्स लगाया है? n, और मशीन भी उसके ऊपर n फोर्स लगेगा। कुल मिला के दोनों नॉर्मल ही है, नॉर्मल रिएक्शन, कोई सा भी नॉर्मल रिएक्शन हम निकाल दे, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है,
तो ऊपर की तरफ कौन सा है, इस मशीन ने, इस आदमी के ऊपर की तरफ मशीन ने नॉर्मल रिएक्शन लगाया और इस आदमी के ऊपर नीचे mg फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल है। इतना क्लियर हो गया। तो ये नॉर्मल रिएक्शन का जो वैल्यू होगा वही उसका मशीन का रीडिंग होगा। तो स्टेशनरी केस में से ऊपर भी नहीं जा रहा है नीचे भी नहीं जा रहा है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है, इसका मतलब A इक्वल A है, हमने ऑलरेडी स्टडी किया। तो इस केस में n इक्वल क्या है, mg है। तो इसका मास कितना है, मास दिया हुआ है यहाँ पर, हमने मास लिखा नहीं। इस इंसान का मास है 5 kg। कोई ऑब्जेक्ट है, इंसान तो 5 kg का नहीं हो सकता, चलो छोटे बच्चा है, ओके। तो 5 kg, इसका रीडिंग कितना दिखाएगा, 5 × 10 यानी कि 50 न्यूटन। इसका वेट दिखाएगा 50। क्लियर हो गया, ओके। दूसरा केस में अभी क्या हो रहा है, सेकेंड केस में लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, यानी कि लिफ्ट अभी सेकेंड केस में, अगर सेकेंड केस में यहाँ पर बनाऊं तो सेकेंड केस में लिफ्ट मूव हो रहा है 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड में। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम में नीचे क्या आ जाएगा, mg, ऊपर की तरफ कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन। अभी लगेगा न्यूटन का सेकेंड लॉ। अच्छा, न्यूटन का थर्ड लॉ से हम क्या पता किया कि जितना फोर्स ने इंसान ने किसके ऊपर लगाया, किसके ऊपर लगाया, मशीन के ऊपर, मशीन ने भी उतना ही फोर्स लगाएगा इंसान के ऊपर। तो मशीन ने जो फोर्स लगाया इंसान के ऊपर, या इंसान ने जो उसके ऊपर फोर्स लगाया, किसके ऊपर, मशीन के ऊपर, वही मेजर, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन, वही मेजरमेंट हमको वाइंग मशीन में मिलता है। वहाँ से हमें थर्ड लॉ का यूटिलाइज मिल गया है। जैसे कोई सिस्टम मूव करता है एक्सीलरेशन में, तो वहाँ पर हम कौन सा लॉ यूज़ करते हैं, न्यूटन का सेकेंड लॉ। तो यहाँ पर न्यूटन की सेकेंड लॉ लगेंगे। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ का मतलब एफ नेट इक्वल मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर मूव कर रहा है, इसलिए क्या है, नेट फोर्स लगेगा। मूव ऊपर की तरफ कर रहा है तो ये फोर्स ज़्यादा, ये कम। इसका मतलब यहाँ पर हमारा वैल्यू आ जाएगा n माइनस mg इक्वल मास इनटू एक्सीलरेशन। तो n इक्वल mg प्लस ma। तो यहाँ पर मास कितना है, 5g मतलब 10 प्लस 5 इंटू a का मतलब है 2, ऑलरेडी गिवन है, 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। इतना हमें क्लियर हो गया, ओके। 50 और 10 यानी कि 60 न्यूटन। स्टेशनरी में हमारे पास आया था 50 न्यूटन। जैसे 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर में आप जा रहा है तो इसका वेट ज़्यादा फील हो रहा है, हमें भी ऑन ग्राउंड में फील होता है। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता है हाई स्पीड में तो हमको ऐसा लगता है वेट ज़्यादा फील होता है। नीचे की तरफ कोई भी चीज़ अगर स्पीड में आता है तो हमें वेट लेस फील होता है, कम वेट फील होता है, ठीक है। कारण यही है, यानी कि वेट एक्चुअल में क्या है, जो n है, n की वजह से, तो हमको निकालना है n, ना कि mg। mg रहेंगे तो धोखे में हो जाएंगे। क्लियर हो गया, तो हमें 60 न्यूटन निकल गया। तीसरा कंडीशन हम देखते हैं, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2। तीसरा कंडीशन डाउनवर्ड में आ रहा है, तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ थर्ड कंडीशन, ठीक है, ओके। थर्ड कंडीशन में डाउनवर्ड आ रहा है 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, नीचे की तरफ mg, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम, ऊपर n रहेगा नॉर्मल रिएक्शन। इस केस में सिंस नीचे की तरफ आ रहा है तो ये फोर्स ज़्यादा है, तो इस केस में नेट फोर्स होगा mg माइनस n। तो ऐसा केस में क्या होगा, mg माइनस n इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन। तो n इक्वल mg माइनस ma। तो m कितना है, 5 × 10 माइनस 2 इंटू 5 × 2, ये हो जाएगा 50 माइनस 10 यानी कि 40 न्यूटन। तो जब नीचे की तरफ जा रहा है तो उस टाइम फील हो रहा है 40 न्यूटन, जब स्टेशनरी रह रहा है 50, और जब ऊपर की तरफ जा रहा है 60, यानी कि ऊपर की तरफ ज़्यादा हो जाएगा, नीचे की तरफ कम होगा, और स्टेशनरी रहेगा, वही ओरिजिनल रीडिंग है। अभी हम फोर्थ कंडीशन देखते हैं, लिफ्ट इज एन फ्री फॉल। जब लिफ्ट फ्री फॉल होगा, ऐसा कंडीशन में क्या होगा, फ्री फॉल का मतलब एक्सीलरेशन नीचे की तरफ आ रहा है, तो एक्सीलरेशन कितना होगा, g की इक्वल है, यानी कि यही इसी इक्वेशन में यहाँ पर
ये एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा फ्री फॉल में। फ्री फॉल की कंडीशन में जी होगा, एक्सीलरेशन का वैल्यू होगा जी। तो मैं अगर एक्सीलरेशन का जगह जी पुट कर दूं, एम जी और एम जी कैंसिल हो जाएगा, एन इक्वल 0, यानी कि फ्री फॉल की कंडीशन में कंटक रहेगा ही नहीं, ये कंटक जस्ट छोड़ देगा, ये छोड़ने हालात में रहेगा। जब कंटक नहीं है, नॉर्मल फोर्स नहीं है, तो उसमें वेट क्या देखा है, एन 0 शो करेगा, यानी कि वेटलेस, फुल वेटलेस शो करेंगे, इसका वेट शो होगा ही नहीं, 0 है, ये मेजर कर ही नहीं पाएगा, उसमें कोई रीडिंग नहीं आएगा ओइंग मशीन में। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। तो इसमें क्या है, वेटलेस फील करेगा। इतना हमें क्लियर हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 बोल रहा है फाइंड द टेंशन, हमें टेंशन देखना है। यानी कि एक मंकी है जिसका मास है 5 kg, ऊपर की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर स्पीड में रस्सी, उस रस्सी में टेंशन कितना हमें पूछा रहा है। अच्छा, मंकी ने जब रस्सी को पकड़ा तो रस्सी को नीचे की तरफ मंकी ने के एफ फोर्स देंगे, रस्सी ने मंकी को ऊपर एफ फोर्स, रस्सी ने भी मंकी को एफ फोर्स से खींचेगा, जो टेंशन फोर्स क्रिएट होंगे। इसने एफ फोर्स लगाया नीचे की तरफ और इन्होंने फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स, और टेंशन फोर्स इक्वल एफ, यानी कि एफ इक्वल टी। तो हमें कुल मिला के टेंशन फोर्स निकालना है। तो इसके अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ यहाँ पर, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, इसका एम जी नीचे की तरफ है, ऊपर टेंशन है और एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है, कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से न्यूटन का अगर हम सेकेंड लॉ अप्लाई करें, नेट फोर्स इक्वल एम मास इंटू एक्सीलरेशन, ऊपर की तरफ जा रहा है टी, नीचे की तरफ एम जी इक्वल मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से हमें टेंशन फोर्स मिल जाएगा एम जी प्लस एम ए, मास कितना 5, जी होता है 10 प्लस मास इंटू 5, ए हो गया 2। तो यहाँ से हमें कितना निकलेगा 50 प्लस 10 यानी कि 60 न्यूटन। तो यानी कि 60 न्यूटन फोर्स ये अप्लाई कर रहा है, कौन, मंकी ने। उल्टा रस्सी ने मंकी ऊपर कितना टेंशन लगा रहा है 60 न्यूटन, इक्वल एंड ऑपोजिट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ। ये है न्यूटन थर्ड लॉ का खूबसूरती, ये है यूजो। ठीक है, 60 न्यूटन हमने क्लियर कर दिया टेंशन। अभी हमसे ये पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार पूछता है, अगर इस रस्सी का टेंशन फोर्स, मैक्सिमम टेंशन फोर्स 100 न्यूटन है, यानी कि टेंशन फोर्स में अगर 100 न्यूटन से ज़्यादा मैंने जैसे टेंशन दे दूंगा तो ऐसा कंडीशन में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक होगा, यानी कि इसका ब्रेकिंग पॉइंट है 100 न्यूटन। मंकी वही है, सारी चीज़ वही है। तो अभी पूछ रहा है कि कितना ज़्यादा एक्सीलरेशन, मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा, उससे ज़्यादा अगर एक्सीलरेशन में जाएगा तो रस्सी टूट जाएगा, क्योंकि एक्सीलरेशन के ऊपर डायरेक्ट डिपेंड है। एक्सीलरेशन बढ़ेगा तो टेंशन भी बढ़ रहा है, क्लियर है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, टी के जगह हम क्या बैठाएंगे, मैक्सिमम एक्सीलरेशन। तो जो हमारा एक्सीलरेशन, मैक्सिमम टेंशन, तो जो एक्सीलरेशन निकलेगा वो हमारा मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकलेगा। इसी इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। तो अभी मान लेते हैं पहले 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में जा रहा है, तो अभी इस केस में जो केस नंबर 2 है, इस यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, तो ऐसा केस में हमको निकालना क्या है, एक्सीलरेशन निकालना है। क्या निकालना, एक्सीलरेशन। तो मैक्सिमम टेंशन फोर्स दिया है 100 न्यूटन, ठीक है। तो हमने सेम फ्री बॉडी डायग्राम में अभी एक्सीलरेशन हमको पता नहीं, निकालना है। वो एक्सीलरेशन कैसे एक्सीलरेशन होगा, मैक्सिमम वाला। तो सेम फार्मूला आ जाएंगे, ऊपर की तरफ जा रहा है कौन सा, मैक्सिमम एक्सीलरेशन से, तो टेंशन ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ एम जी, तो टी माइनस एम जी इक्वल एम ए, टी इक्वल एम जी प्लस एम ए। तो इस केस में हमें दिया क्या है, टेंशन दिया है कितना 100, मास दिया है 5 इंटू 10 प्लस 5 इंटू ए, यानी कि 100 माइनस 50 इक्वल 5 इंटू ए। क्लियर हो गया। तो ये हो गया 50 इक्वल 5 इंटू ए। तो यहाँ से ए मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
एक क्या निकला, एक्सीलरेशन। कौन सा वाला, मैक्सिमम एक्सीलरेशन। इससे ज्यादा एक्सीलरेशन में जैसे जाएगा तो हमारा रस्सी टूट के आ जाएंगे। क्लियर है? क्यों? यदि 100 न्यूटन से ज्यादा हमारा ब्रेकिंग, 100 न्यूटन ब्रेकिंग फोर्स है, इससे ज्यादा हमें जा नहीं सकते। तो हम 11 मीटर पर सेकेंड स्पीड में इस मान के अगर जाएगा तो रस्सी टूट जाएंगे। इस प्रकार न्यूमेरिकल्स इसे आता है, मंकी बेस्ड प्रॉब्लम है। क्लियर हो गया? अभी हम देखते हैं चौथा नंबर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है, अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक फिक्स्ड पुली है, एक बॉक्स है जिसका वेट है, मास है 30 kg। कितना का? 30 kg। उस बॉक्स के अंदर एक इंसान है, इसकी मास है 50 kg, मास ऑफ ए मैन। ये एक वेट मशीन में है। अगर मैं वेट मशीन नॉर्मल स्टेशनरी केस में देखता हूँ तो इसका वेट कितना होगा, m/g हो जाएंगे। अगर नॉर्मल में, ये अगर कोई सिस्टम में नहीं, जस्ट एक वेट मशीन में है तो इसका नॉर्मल रिएक्शन होता है n, नीचे की तरफ mg, यानी कि इसका हमें वेट निकालता n = mg। m कितना है 50, g मतलब 10, दैट इज 500 न्यूटन। कौन सा केस है? स्टेशनरी केस है, कोई सिस्टम का पार्ट नहीं, नॉर्मल ऐसे ही खड़ा है जैसे मैं हूँ, तो 500 न्यूटन शो होगा 50 kg का। क्लियर हो गया? लेकिन अभी कंडीशन कुछ है, ट्विस्ट क्या है, ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यानी कि इंसान ने जो रस्सी पकड़ के रखा, इस बॉक्स को पकड़ के रख पाया। अभी केस में इसमें रीडिंग क्या आएगा, 500 न्यूटन आएगा या क्या आएगा? तो हम देखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और क्या चेक करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। जो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू है वही वेट शो होगा। ठीक है? अभी देखते हैं इस आदमी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम, यानी कि मैन का फ्री बॉडी डायग्राम है, ये छोटे m से दे रहा हूँ, इसके ऊपर क्या क्या फोर्स है। नीचे की तरफ mg फोर्स है, नीचे की तरफ mg फोर्स है, बहुत बढ़िया। और क्या फोर्स है, ये हाथ से खींच के रखा हुआ, इसका मतलब इन्होंने नीचे की तरफ F फोर्स लगाया, रस्सी ने इसके ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन में टेंशन फोर्स लगाया, यानी कि ये हो गया टेंशन। ये स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ पर भी टेंशन हो जाएगा, ये टेंशन होगा T। और टेंशन हमेशा क्या होता है, जिस पॉइंट में हमें कंसीडर करता है वहाँ से अवे फ्रॉम होता है, तो हमने यहाँ से अवे फ्रॉम कर दिया, टेंशन कर दिया। ओके, उसके बाद इस इंसान ने इसके ऊपर क्या लगाया, नॉर्मल रिएक्शन उल्टा बॉक्स में, बॉक्स का मतलब ये क्या, वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन ने इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन उसको हमने मान लिया n, यानी कि इसके ऊपर कौन सा रिएक्शन लगेगा, n, और दूसरा क्या लगा इसके ऊपर, T। यहाँ T फोर्स है और यहाँ n फोर्स है, तीनों है। फ्री बॉडी डायग्राम में जो वीडियो में फ्री बॉडी डायग्राम का है उसमें बताया कि किसी ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम में उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या लग रहा है, ऑब्जेक्ट के द्वारा नहीं, तो इनके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा है, इनके ऊपर लग रहा है mg, और इसने इसके ऊपर क्या लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, और ये क्या लगा रहा है, टेंशन। क्लियर हो गया? ओके, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है तो अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो जाएगा। इसका ये मतलब यहाँ से क्या इक्वेशन बनता है, n + t = mg, इक्वेशन नंबर 1। अभी मैं किसका बनाऊंगा, बॉक्स का। बॉक्स का m से डिनोट करेंगे, ठीक है, ये कैपिटल M है, ये बॉक्स के ऊपर, ये पूरा सिस्टम की बात कर रहा हूँ। बॉक्स के ऊपर एक्सटर्नली क्या फोर्स लगा है, टेंशन फोर्स लगा है ऊपर की तरफ, यानी कि यहाँ पर एक फोर्स लगा है टेंशन T। और कोई फोर्स दिखाई दे रहा है, नहीं। एक फोर्स हमेशा रहता है, वो क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि इस बॉक्स को ग्रेविटी ने नीचे की तरफ खींचेगा, वो कौन सा है, mg। क्लियर हो गया? उसके बाद इसने इसके ऊपर क्या लगाया था, नॉर्मल रिएक्शन, आदमी के ऊपर, तो आदमी ने उल्टा नॉर्मल रिएक्शन इसमें लगेगा नीचे की तरफ, तो बक्सा के ऊपर कौन सा लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, किसकी तरफ, नीचे की तरफ, तो इस तरफ एक रिएक्शन रहेगा नॉर्मल। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है, सिंस इक्विलिब्रियम स्टेट है, यानी कि T
इक्वल n प्लस एम जी, इक्वेशन नंबर 2। अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको चाहिए कि n, ठीक है, एक से दूसरे के ऊपर अगर मैं माइनस कर दूँ 1 माइनस 2 तो ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये जैसे माइनस हो जाएगा तो t और t कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से आगे करते हैं n इक्वल, लेफ्ट साइड में n है, राइट साइड में क्या क्या है, माइनस n माइनस एम जी प्लस एम जी। क्लियर हो गया इतना, ओके। माइनस n इस तरफ ले आओ, यानी कि 2n इक्वल m माइनस एम इंटू जी, माइनस m का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30, g का वैल्यू हम ऑलरेडी जानते 10 है, यानी कि माइनस 30 इंटू 10 प्लस 50 इंटू 10। क्लियर हो गया, अभी निकालो। तो 2n इक्वल 300 और 500, 500 माइनस 300 यानी कि 200, तो n का वैल्यू आ जाएगा 100 न्यूटन, ठीक है, इतना न्यूटन। अगर मैं केजी में कन्वर्ट करूंगा 10 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 10 केजी शो होगा, इसका मास जो है 10 केजी शो होगा। ओरिजिनली कितना है 50 केजी, अभी शो हो रहा है कितना 10 केजी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ओके। यानी कि हम क्या चीज़ को वेट करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन जो दिखाता है वो हमारा वैल्यू हो जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ बेस्ड और सेकेंड लॉ से, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ बेस्ड है जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, ओके, वेरी नाइस।